हेलो एंड वेलकम बैक टू द आरंभ क्लासेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 14 और 15 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर पॉलिनोमियल और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन डेप्थ में समझा था। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूटी को समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स होने वाले हैं, उसको हम इन डेप्थ समझेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम प्रॉपर तरीके से समझ पाए। देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो क्या देके रखा हुआ है। अगर हमारे पास, ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ एक कंडीशन है। कंडीशंस क्या है जरा समझते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर द कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस देके रखे हुए हैं, वो दो फंक्शन कौन से, एक है मेरे पास एफ एक्स फंक्शन, एक है मेरे पास जी एक्स फंक्शन, और ये दोनों के दोनों अगर मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो हमें जरा ये याद रखना है, नंबर 1 के ऊपर याद रखना है कि एफ प्लस में जी, यानी उन दोनों फंक्शंस को अगर मैं ऐड करता हूं या फिर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं या फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं या फिर मैं डिवाइड करता हूं, तो सारे के सारे जो न्यू फंक्शंस मेरे पास बनेंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ये जरा याद करना, मैं समझाऊंगा। दूसरा हमारे पास क्या देके रखा हुआ है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ। ठीक है, अब एफ ओ जी और जी ओ एफ होता क्या है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। यहां पे जरा याद रखना ना, इसको बेसिकली हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं ना। ये जो मेरे पास कंपोजिट फंक्शन होता है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल के तौर पे दो ध्यान से समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं दो अलग अलग जरा फंक्शंस को लेता हूं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लूं, एक काम करते हैं अपन cos x ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन लेता हूं। दूसरा फंक्शन मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x ले लेता हूं। ये एफ ऑफ एक्स मैं बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो एक काम करता हूं, इसको मैं एक काम करता हूं जी एक्स बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास जी एक्स। हमने बोला कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन देख के रखो, एक मेरे पास है एफ एक्स फंक्शन जो कि cos x फंक्शन है, और ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ध्यान रखना, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे ना। दूसरा हमारे पास जी एक्स फंक्शन क्या है, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन को हम पिछले वाले वीडियो के अंदर क्या प्रूफ कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस होता है। तो हमने बोला कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स और अगर मेरे पास जी एक्स, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं यानी एफ प्लस में जी एक्स निकालता हूं, और ये हम 11th में कर चुके हैं ना, रिलेशन फंक्शन में हम ऐड करते हैं। तो अगर मैं f प्लस में g फंक्शन निकालता हूं जिसका वेरिएबल x है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं f ऑफ x प्लस में gx, एंड जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। तो जो मेरे पास ये फंक्शन बना हुआ है, ये फंक्शन भी क्या होगा, ये फंक्शन भी होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले बताओ समझ में कि अगर दो अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर मैं उनको ऐड करता हूं तो भी मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, जो नया फंक्शन मेरे पास यहां पे बन रहा है ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही होगा। आगे चलते हैं, फिर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं करता हूं f प्लस में g, f प्लस में g हो चुका है ना। चलो अब हम यहां पे करेंगे क्या, f माइनस जी। देखो बताओ, हमने क्या बोला कि जब मैं f माइनस में जी एक्स कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरे पास f ऑफ x फंक्शन है ये क्या आ गया मेरे पास, cos x फंक्शन माइनस जी एक्स फंक्शन क्या देके रखा, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये cos x माइनस में ये एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट हट जाएगा ध्यान से। जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया मेरे पास 4x, ये भी मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। वैसे ही मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं f इंटू में g करता हूं, क्या ध्यान से, f इंटू में g क्या आ जाएगा, तो मैंने बोला cos x और ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर मैं f अपॉन में g करता हूं, सुनो ध्यान से, तो f अपॉन में g कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन साथ में हमें एक और चीज याद रखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास देख के रखी हुई है, कौन सी नीचे वाली वैल्यू, दो ध्यान से, ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 4x जो देख के रखा हुआ है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फंक्शन नीचे जीरो हो गया, अपॉन में जब जीरो हो गया, तो ये पूरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब ओवरऑल अगर मैं बैक करूं, सुनो से, जो इसको रफ करता हूं, ये देखो जो हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, फर्स्ट वाला पॉइंट ये था कि अगर f ऑफ x और g x मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है
तो f प्लस जी निकालो, f माइनस जी निकालो, f इंटू जी निकालो या फिर f डिवाइडेड बाय जी निकालो। बस कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए कि g की वैल्यू जीरो की इक्वल ना हो। g की वैल्यू अगर जीरो की इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरे पास नॉट डिफाइन हो गया, कंटिन्यूस की तो बात ही छोड़ो, तो वो सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, चलो फिर हमने क्या बोला, एफ ओ जी और जी ओ एफ, मैंने इसके बारे में बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अब जरा इसको समझते हैं ना, देखो उन्हीं दोनों फंक्शंस को लेता हूं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने क्या लिया था, तो ये लिया था अपन ने cos x। फिर मैंने क्या बोला कि हमने gx की वैल्यू क्या लिया था, याद करो, तो हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। अब जरा अलग से एक चीज समझाता हूं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि एच एक्स की वैल्यू मेरे पास देख के रखा हुआ है x प्लस में 5, जरा समझने की कोशिश करना, एच एक्स की वैल्यू देके रखा हुआ है x प्लस में 5, तो अगर मैं तुमसे h1 की वैल्यू पूछता हूं तो क्या अगर यहां पर x की जगह 1 आया है तो इधर भी x की जगह 1 आएगा, तो क्या मैं यहां पर 1 प्लस में 5 इक्वल्स टू 6 आंसर निकालूंगा, जी हाँ सही। मैं अगर तुमसे ये पूछता हूं कि h2 की वैल्यू क्या होगी, समझ, तो h2 x की जगह हमने 2 रखा है, तो यहां पर भी x की जगह क्या आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया 2 प्लस में 5 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 7। समझ में आया ना, अब इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे ना, सुन से हमने ये बोला कि अगर मैं डिफाइन करने जाता हूं एफ ओ जी को, तो एफ ओ जी बेसिकली होता है क्या, एफ ब्रैकेट के अंदर जी एक्स, यानी कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाना तो हम उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। और जो मेरे पास एफ पहले लिखा हो तो एफ बाहर वाला फंक्शन हो, जी एक्स अंदर वाला फंक्शन, यानी कि ये एफ ब्रैकेट के अंदर क्या आ चुका है, जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, तो जब मैं यहां पे gx की वैल्यू निकालूंगा तो gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 4, तो आंसर, तो यहां पे मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। अब समझने की कोशिश करो, जिससे मैंने यहां पे x की जगह वैल्यूज पुट करते जा रहा था तो x का भी चेंज होते जा रहा था। हमने वही बोला कि अगर f के ब्रैकेट में, देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर x देके रखा हुआ है तो ये cos x है, तो अगर f के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x देके रखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा f। अब f की जगह हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ पे ये बोला कि f मेरे पास cos x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos, लेकिन f के अंदर जब x था तो x आ रहा था, अब सॉरी f के अंदर मेरे पास क्या देके रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, तो क्या यहाँ पे cos x स्क्वायर प्लस में 4x हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास एफ ओ जी की वैल्यू। समझ में आया, ये हो गया मेरे पास एफ ओ जी की वैल्यू। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। अब एक और निकालते हैं ना, अगर मैं तुमसे यही बोलता हूं कि नहीं अब तो मुझे ना जी ओ एफ की वैल्यू चाहिए, हमने बोला कि अगर मुझे जी ओ एफ की वैल्यू चाहिए तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं जी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स। अब बताओ जरा एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास cos x देके रखो, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया cos x। अब समझने वाली बात यह है कि जो मेरे पास ये gx की वैल्यू देके रखा हो ना एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, तो यहां पर जब मेरे पास x है तो इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। अब g के अंदर क्या है cos x, तो क्या ये x की जगह मेरे पास cos x आ जाएगा, जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या यहां पे मैं cos x का होल स्क्वायर कर दूं और फिर क्या आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना आ गया cos x, ये आ गया मेरे पास जी ओ एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया, देखो ये मेरे पास आ गया। यानी कि वापस पीछे जाते हैं ना, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज को, कि अगर मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स मेरे पास दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन देके रखा हुआ है, समझना है ना, तो अगर मैं एफ ओ जी क्या है कंपोजिट फंक्शन, और जी ओ एफ, ये जी ओ एफ क्या है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उस पॉइंट के ऊपर, जो हम इनफाइनाइट पॉइंट बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, तो जितने पॉइंट्स पे ऊपर कंटिन्यूअस है उतने पॉइंट्स पे ऊपर ये भी क्या रहेंगे कंटिन्यूअस रहेंगे। ये हो गया मेरे पास पहला पॉइंट, ये हो गया मेरे पास दूसरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़। भैया थर्ड नंबर है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है या फिर पूछा जाता है, फिर इंपॉर्टेंट भी होता है, हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, है ना, समझो ध्यान से।
हमारे पास ये देख रहे हो कि sin x एंड द cos x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको तो जरा बिल्कुल रट ही लेना है ना, कि जो मेरे पास sin x फंक्शन होता है और जो मेरे पास cos x फंक्शन होता है, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसका ग्राफ यहां पर जरा देख लेते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास क्या देके रखा हो, समझो। यहां पे मेरे पास ये जीरो वाली लाइन है ना, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है मेरे पास? जीरो। ये रेड वाली जो लाइन है ये क्या शो करती है? साइन एक्स। और ये देखो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस जाते जा रहा है, ये आगे तक जाएगा, ये पीछे तक जाएगा, ठीक है। और वैसे ही ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मेरे पास साइन एक्स भी बिल्कुल मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन देके रखा हुआ है पीछे तक, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से लेके ये इनफाइनाइट तक बिल्कुल कंटिन्यूअस देके रखा हुआ है। सेम टू सेम ये इधर भी पूरा चले जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज जरा हमें और समझनी है ना, वो चीज क्या समझाता हूं जरा दे दें ध्यान दो। एक पॉइंट बताऊंगा है ना, वो पॉइंट हमारे पास क्या है पहले लिखता हूं फिर मैं समझाऊंगा। अगर मेरे पास कभी भी साइन एक्स की वैल्यू जीरो देके रखा हुआ है, हमने ये तो पढ़ लिया कि साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, और बीच में एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, समझना। साइन एक्स इक्वल्स टू अगर मेरे पास जीरो देख के रखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जरा सोचो और मेरे को बताओ। क्या तुम ये बोल रहे हो कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो मेरे पास यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 10th क्लास तक ये होता तो डेफिनेटली चल जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हम 11th भी पढ़ के आ चुके हैं 12th के अंदर, ठीक है। तो हमने क्लास 11th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था एंड वो फॉर्मूला हमें याद करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या याद करना है? तो हमें याद ये करना है कि अगर कभी भी साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है तो मेरे पास एक्स की वैल्यू होता है एन पाई कॉमा एन बिलोंग करेगा जेड में। जेड क्या होता है? तो जेड मेरे पास इंटीजर होता है, यानी x इक्वल्स टू एन पाई के ऊपर साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि साइन x इक्वल्स टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, समझना। जब मैंने n बिलोंग्स टू z इंटीजर वैल्यू पुट कर रहा हूं तो जब जीरो पुट करूंगा यहां पे तो क्या आ गया? जीरो। जब मैं 1 पुट करूंगा, क्योंकि देखो ये n की वैल्यू अगर बिलोंग्स टू z है तो बेसिकली इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 4। इधर क्या हो गया? -1 -2 -3 -4। सही बात है। ये डॉट 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 आगे तक जाएगा, ये भी डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो ये n की वैल्यू यहां से उठा के इधर पुट कर रहा हूं और मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि x की वैल्यू आएगी क्या अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमने बोला कि जब ये 0 उठा के इधर पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आ गई? x की 0। जब मैं ये 1 उठा के इधर पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? पाई। जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आ गया? 2 पाई। फिर क्या आ गया? 3 पाई। फिर क्या आ गया? 4 पाई डॉट डॉट डॉट। वैसे 0 से जब मैं पहले पुट करूंगा तो क्या आ गया? माइनस पाई, फिर -2 पाई, फिर -3 पाई डॉट 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 इधर जाएगा। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि साइन 0 के ऊपर 0 तो होता ही है, लेकिन मेरे पास साइन पाई के ऊपर भी पूछो तो कितना होता है? 0। साइन माइनस पाई के ऊपर वैल्यू पूछो तो भी कितना होता है मेरे पास? 0। ये जरा याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है? तो हमें याद रखने वाली बात क्या है? हमें याद रखने वाली बात ये है कि अगर कभी भी साइन x इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई। वैसे ही जरा एक चीज और याद रखते हैं कि अगर मेरे पास cos x की वैल्यू 0 होती है, समझना, अगर मेरे पास cos x की वैल्यू 0 होती है तो मेरे पास x की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 2n प्लस में 1, ठीक है। कितना? पाई बाय 2। अच्छे से लिख देता हूं, देखो ये कितना हो जाएगा? 2n प्लस में 1 पाई बाय 2। ये भी जरा याद रखना है अपने को और ध्यान रखना है, ठीक है। देखो याद करो, जब मेरे पास sin x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है? n पाई। जब मेरे पास cos x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? 2n प्लस में 1 पाई बाय 2। जैसे ये समझा था वैसे ये भी पॉइंट्स है कि x की ढेर सारी वैल्यू निकलेगी जब sin x की वैल्यू या फिर cos x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब जैसे हमने sin x और cos x का देखा वैसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? tan x एंड sec x का। जरा पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और समझते हैं। देखो हमारे पास देखे रखो कि अगर tan x एंड sec x ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, कौन सा? tan x और sec x। tan x और sec x हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कब? एट x इक्वल्स टू a। लेकिन x की वैल्यू, इसके ऊपर जरा गौर करो, ठीक है।
x की वैल्यू कभी भी 2n प्लस में 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अभी जो लास्ट स्लाइड वाला बता रहा था ना, वो इसी के लिए बता रहा था। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरे पास tan x होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। क्या मैं सही लिख रहा हूं? जो मेरे पास sec x होता है, ये sec x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में cos x। तो क्या दोनों के अपॉन में cos x आ रहा है? और हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे हमने पढ़ा क्या कि sin x और cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो tan x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, सीधी सी बात। वैसे ही 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, डिवाइडेड बाय cos x, ये भी कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो sec x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो बनी बात है, ये तो समझ में आया। लेकिन क्या याद करो, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये भी था कि g इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो अपॉन वाली हमारे पास फंक्शन देके रखा है उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, अरे कहां चला गया, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू गलती से भी 0 हो गई तो मेरे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर ये बोलते हैं कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि जो मेरे पास ये cos x की वैल्यू है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और जब 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए तो 0 के ऊपर आता कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 2n प्लस में 1 पाई बाय 2, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए यहां पे क्या लेके रखा हुआ है कि tan x एंड sec x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, लेकिन x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जरा ग्राफ भी देख लेते हैं कैसे, देखो ध्यान से। ये वैल्यू यानी कि अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पाई बाय 2 आएगा। तो जो मेरे पास यहां पे sec x का ग्राफ देके रखा हो, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो, एक समझाऊंगा फिर ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। और यार ये तो इसी के ऊपर आ गया, कोई बात नहीं। देखो इधर हमने बोला कि जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है ना, ये देखो ये sec x का फंक्शन दिख रहा है, ये यहां से जब स्टार्ट होता है तो जैसे ही मेरे पास ये पाई बाय 2 के ऊपर आता है ना, तो इसकी वैल्यू देखो इनफाइनाइट तक जाके यहाँ पे ऊपर टच हो रही है। और हमें ये भी नहीं पता कि कहां तक टच होगी, ये भी नहीं पता। वैसे ये देखो यहां पे बनते जा रहा है, लेकिन ये ऊपर इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। वैसे यहां पर जब मैं tan x की वैल्यू देख रहा हूं तो देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मेरे पास घूमते 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 ये ऊपर जा रहा है और ऊपर टच भी नहीं हो रहा। और ये वैल्यू कहां जा रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है। यहां पर भी देखो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू ऊपर जा रही है, लेकिन और ये वाली वैल्यू नीचे जा रही है। सेम टू सेम यहां पर ये वैल्यू ऊपर जाएगी और यहां पे ये नीचे आएगा। मतलब जैसे ही इन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, ये वाले पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, तो ये वैल्यू ना टेंड्स टू इनफाइनाइट जाती है। समझ में आया? चल नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला पढ़ते हैं, ये तो अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखता हूं, है ना। देखो यहां से cosec x एंड द cot x आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन जब x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं यहां पर cosec x की वैल्यू निकालूंगा तो ये होता है 1 अपॉन में sin x, और जब मैं cot x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास cos x अपॉन में sin x। सही। फिर हमने क्या बोला, जो अपॉन वाली वैल्यू है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मेरे पास sin x देके रखा हुआ इस नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब मेरे पास x की वैल्यू क्या होती है, n पाई, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। और ये हो गया इसका ग्राफ। ये देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे पाई पे आता, दिख रहा है यहाँ पे ये पाई दिख रहा, ये पाई पे आता तो ये वैल्यू ना बिल्कुल टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है। वैसे इधर जब मेरे पास 2 पाई के ऊपर आता तो ये वैल्यू देखो नीचे बिल्कुल टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है। सेम टू सेम ये cosec x का भी देके रखा हुआ, जैसे ही मेरे पास यहाँ पर ये देखो ये वाला देख लेते हैं ना, ये जैसे मेरे पास ये पाई वाली वैल्यू, ये पाई वैल्यू है ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो जैसे पाई के ऊपर आता है जो कि n पाई का फॉर्म होता है, ये वैल्यू बिल्कुल टेंड्स टू इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आया, 6, 7 एंड 8। इसको तो हम बिल्कुल डीप में पढ़ चुके हैं ना, फिर भी समझाता हूं। मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। ये देखो मॉडुलस फंक्शन का मेरे पास ग्राफ है और साफ साफ कंटीन्यूअस दिख रहा है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जब क्वेश्चन आया था मॉडुलस फंक्शन का, तो मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने तुम्हें ये बोला था कि अगर मेरे पास f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x देके रखा हुआ है तो मॉड x का मतलब क्या होता है, मॉड x का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो भी पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी मेरे पास पॉजिटिव ही आंसर करेगा।
सही बात है। और फिर इसको हमने रीडिफाइन किया था, कैसे रीडिफाइन किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने बोला था माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी और प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी। और मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यही हमारे पास देके रखा हुआ पहला वाला कि मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये पॉलिनोमियल वाले फंक्शन को ही देखा था, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया। हमेशा याद रखना कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कंटीन्यूअस फंक्शन रहता है बाय प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, चल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज कंटीन्यूअस रहता है, लेकिन कौन से पॉइंट पे, ये r माइनस में z वाले पॉइंट्स के ऊपर, z पे यानी इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर ये कभी भी कंटीन्यूअस नहीं रहता है। इंटीजर पॉइंट को छोड़ के ये सारे ही सारे टर्म्स के ऊपर क्या रहता है, कंटीन्यूअस होता है। इसको कैसे डिफाइन किया था, अगर कुछ याद हो तो यहाँ पे जरा लिखने की कोशिश करते हैं ना। देखो कुछ याद है ना कि हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ढेर बड़ा सारा लंबा वाला हमारे पास था। हमने बोला था कि जीरो वैल्यू कब आ रही है, तो जीरो वैल्यू कब आ रही थी, जब मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो या फिर 0 के इक्वल हो। फिर हमारे पास 1 कब आ रहा था, हमने बोला था कि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2। फिर हमारे पास 2 कब आ रहा था, जब 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 3 था। वैसे ही जब यहाँ पे पॉइंट पुट करूंगा तो कितना आ गया, -1, कितना हो जाएगा, -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 0। फिर क्या था, -2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन कितना था, -1। ये इधर भी इनफाइनाइट जा रहा था, ठीक है, और ये ऊपर भी इनफाइनाइट जा रहा था। ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो क्वेश्चन कराया था ना प्रीवियस वीडियो के अंदर, जाके देखना है ना, वहां पे पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली है क्या। जरा देखते हैं, वापस से रिवाइज करते हैं। चल पहली स्लाइड, ठीक है, कुछ एक चीजें क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो पहला याद करते हैं ना, पहला पॉइंट हमें याद करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो अगर मैं f प्लस जी करूंगा, f माइनस जी करूंगा, f इंटू जी करूंगा, f बाय जी करूंगा, g इज नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेटली, तो क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। f ओ जी और जी ओ एफ जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेरे पास कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। आगे चलते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास f और g अगर दो अलग अलग फंक्शन देख के रखे हुए तो इनको ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं या फिर मैं डिवाइड करता हूं, तो ये भी क्या होगा, मेरे पास कंटीन्यूअस फंक्शन। वैसे ही अगर दो फंक्शन देख के रखे हुए हैं और अगर मैं उनका कंपोजिट फंक्शन निकालूंगा तो ये फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। ये भी हमेशा याद रखना कि sin x एंड cos x भी क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। और फिर मैंने यहां पर एक पॉइंट बताया, यहां पे क्या पॉइंट बताया कि अगर मेरे पास sin x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई, और अगर cos x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 π/2। याद रखना ना इसको। आगे चलते हैं, फिर मैंने बताया कि tan x और sec x कंटीन्यूअस तो होते हैं, लेकिन याद कैसे करना कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x, sec x क्या होता है, 1 अपॉन में cos x। तो अगर मेरे पास cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो हमने बोला cos x की वैल्यू 0 होती कहां पे है, तो हमने बोला x इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2। याद रखना। आगे चलते हैं, फिर मैंने बोला cosec x एंड cot x भी क्या होता है, हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन यहां पर भी अपॉन में sin x और अपॉन में sin x आ गया और sin x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, n पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी कंटीन्यूअस होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है, लेकिन किन पॉइंट्स के ऊपर, इंटीजर पॉइंट्स को छोड़ के। तो हमने बोला ये पूरा पूरा r और उसमें से एक काम करो, इंटीजर को हटा दो, रिमूव कर दो, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। फिर ये मॉडुलस फंक्शन है और ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। फाइनली कंप्लीट होता है। अब वापस आगे के हम एग्जांपल्स करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।